हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि डेली हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो आज ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। ठीक है, आज आपका प्रैक्टिस सेट 9वां चल रहा है। पहले हम आपको 15 क्वेश्चन देते थे, अब हम आपको 30 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा और देखिए यहाँ पर होता क्या है आपको कि जो नए बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है, जो पुराने बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं। आप नंबरिंग क्या करिए 1 से 30 तक, ठीक है। उसके बाद आप अपना उत्तर दिया करिए। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप खुद से अपना उत्तर दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ, उत्तर सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। कोशिश क्या करिए कि 20 से 22 नंबर तक आप पाने की कोशिश करिए, ठीक है। और एक चीज़ और आप सभी कर लिया करिए कि साइड में ऐसे लाइनिंग कर लिया करिए। एक साइड निगेटिव पॉइंट, एक साइड पॉजिटिव पॉइंट लिख लिया करिए। जहाँ हम निगेटिव चीज़ों बताएंगे वहाँ निगेटिव पर लिख लीजिएगा, जो पॉजिटिव बताएंगे पॉजिटिव पॉइंट उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। डेली का डेली लिखते जाएंगे तो इकट्ठा नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और मध्य संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए, ध्यान से फिर से पढ़िएगा कि देखिए पूछा है कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल, ठीक है, बढ़ता है तथा जो संज्ञानात्मक विकास का समर्थन देता है। तो ऐसी कौन सी एज होती है? तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो होगा वो आपके प्रतीकात्मक खेल बढ़ाता है और संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है? समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, ए 5 year old चाइल्ड कैन, ठीक है, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? ऑप्शन ए है संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना, बी है कि घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, सी है प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, डी आपका है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की जो शुरुआत होती है वो 5 साल की बच्ची कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसको सही कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर देखिए, चलिए डी को सही कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्वेश्चन 3 देखिएगा आप सभी। ये आपको केला सेब ये सब बेचते रहते हैं तो इसी में आ जाते हैं सब। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा नॉइस आ रही है, डिस्टर्बिंग हो रहा है, आप सभी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना समझा जा सकता है? ऑप्शन ए है लेवागिस्की, बी है जीन पियाजे, सी है बीएफ स्किनर, डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। उत्तर बताइएगा क्या होगा? देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा कि इसमें से जो चारों वैज्ञानिक हैं इनमें से एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था कि जोर दिया था कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको ट्रिक बता देना चाहते हैं, जहाँ भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिख जाए वहाँ पर सीधा लेवागोस्की पर क्या करिएगा? निशाना साधिएगा। जैसे ही आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिखे 90% चांस है कि ये आपका यही सही होगा, ठीक है। क्योंकि जो लेवागोस्की है उनको ऐसे याद करिएगा, ठीक है। लेवागोस्की सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही होने की क्या रहेगी? संभावना रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? ऑप्शन ए है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। उत्तर बताइएगा क्या होगा? देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका है तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उनके द्वारा प्रतिपादित, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत क्या है? नैतिकता का सिद्धांत है, ठीक है। तो इनके द्वारा प्रतिपादित क्या था? नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है।
तो इनका जो अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है इसमें ऑप्शन नंबर सी में सही करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए अभी जब पेडागोजी की चीज़ आती है ना तब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। अब कुछ लोग ये मत समझिएगा कि मैम पढ़ाती जा रही है नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें नहीं बता रही है। जिस ऑप्शन में आएगा जो 15 नंबर की पेडागोजी होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं। और ये देखिए जो थ्योरी टाइप के होते हैं उसमें तो आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल शाब्दिक रूप में, बी है केवल दृश्य रूप में, सी है केवल मौखिक रूप में, डी है बहुल रूप में। उत्तर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे पहले से नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें पढ़े होंगे वो यहाँ पर आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही होगा। जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं क्वेश्चन जब पॉजिटिव हो तो उत्तर भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन निगेटिव है उत्तर भी निगेटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। अब क्वेश्चन क्या है पॉजिटिव पूछा है, उत्तर हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ केवल हमारा क्या है निगेटिव है, तो केवल को याद रखिएगा कि निगेटिव पॉइंट में जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के दौरान कौन सा मॉडल सुझाया गया है। ऑप्शन ए है केवल व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी है अलगावी शिक्षा, ऑप्शन डी है सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। ठीक है, उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िएगा कि शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। तो देखिए जो बच्चे दिव्यांग होते हैं जो देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए आप हमेशा समावेशी शिक्षा का मॉडल अपनाएंगे। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या हो गया हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। अलगावी हमें अलग नहीं रखना बच्चों को बिल्कुल भी, ये क्या हो गया ये भी हमारा निगेटिव हो गया। सम्मिलित एकीकृत शिक्षा ऐसा भी नहीं करेंगे, हम एकीकृत शिक्षा भी नहीं देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे सारे बच्चों के साथ ही बैठा कर उन्हें शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। कोई भी बच्चा हो किसी तरह का बच्चा हो हम उसे समावेशी शिक्षा देंगे। चलिए एक समावेशी कक्षा में समावेशी शिक्षा देंगे। ठीक है, हम उन्हें अलग नहीं बैठाएंगे कि नहीं ये बच्चा सुन नहीं सकता तो सारे बच्चों से अलग बैठे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है स्कूल, बी है धार्मिक संस्थान, सी है आपके जनसंचार के साधन, डी आपके फैमिली। तो देखिए बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है प्राथमिक और दूसरा क्या होता है द्वितीयक। प्राथमिक वो समाजीकरण होता है जब बच्चा अपने घर में, जैसे जब बच्चा घर में पैदा हुआ जब तक घर से बाहर नहीं गया है। ठीक है, जब तक घर में है अपने दादा दादी चाचा चाची और सबसे सीख रहा है, मतलब घर के सदस्य से सीख रहा है, तब तक वो प्राथमिक समाजीकरण में होगा। जैसे भी घर से बाहर कदम रखा तब वो कहाँ पर आ जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर द्वितीयक समाजीकरण का जिम्मेदार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप सही करेंगे। ऑप्शन नंबर प्राथमिक का पूछा गया है ना, तो जब प्राथमिक का पूछा गया है तो परिवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। ठीक है, जब द्वितीयक अगर पूछता तो आप स्कूल लगा सकते थे, धार्मिक संस्थान भी लगा सकते हैं, जनसंचार के साधन भी लगा सकते हैं, लेकिन पूछा गया आपसे प्राथमिक पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में सक्षम है तो वह किस प्रकार की बुद्धि रखता है या रखती है। ऑप्शन ए है शारीरिक गति संवेगी बुद्धि, बी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है संगीतमय बुद्धि। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चलिएगा आप सभी। ठीक है, देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, ये याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से। यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी के स्वभाव और इरादों, मनोदशा के उचित प्रक्रिया देने में सक्षम है तो ये कैसी बुद्धि रखेगा, ये संगीत आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभिकथन और अभिकारक क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 9वां है। ठीक है, चलिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा।
चलिए, अभिकथन क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थी को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझे करने का अवसर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, देना चाहिए? क्यों? क्योंकि भ्रांतियां और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। अब देखिए, जब हमें क्या हो कि जब तर्क पूछे तो कब, क्यों, कैसे लगाइए, और जब इसका उत्तर आपको मिल जाता है तब मानिए कि आपका तर्क सही है। यहाँ पर अभिकथन एक तो हमारा सही लग रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ें यहाँ पर जो भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हैं वो महत्वहीन तो हो नहीं सकती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा और आर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ए सही होगा और आर क्या होगा, गलत होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका है कि अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, ऑप्शन ए है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन बी है प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। ऑप्शन सी है शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं। ऑप्शन डी है कि शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। उत्तर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिएगा कि जब अधिगम असहायता लाचारी कब महसूस होती है आपको, जब एक विद्यार्थी यह मानता है, क्या मानता है, देखिए, चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। आपको असहायता और लाचारी तभी महसूस होगी जब आप मानेंगे कि शैक्षणिक गतिविधि के परिणाम जो है अनियंत्रित होते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं मानना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सारे क्या है, हमारे पॉजिटिव हैं। ये लाचारी पूछा है कब महसूस होता है, जब हम इस चीज़ों को अनियंत्रित मारेंगे तभी हमें क्या होगा, लाचारी महसूस होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्याय उचित है। बी है कि यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। अब शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये न्यायोचित है, बिल्कुल नहीं है। वो अपनी पसंद से कर रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर न्याय है, और वो अपने पसंद से कर रही हैं तो वो कैसे श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए सी पर देखते हैं हम। सी में है कि विद्यार्थी को समान अवसर की उपलब्धियां वंचित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो आप ऐसा करती हैं कि आप अपनी पसंद से हर चीज़ें, आप पढ़ाने जाते हैं क्लास में, आप अपनी पसंद से हर चीज़ें पढ़ाते हैं, तो जो बच्चा है उसको जो चीज़ें सीखनी है, जो उसको अवसर आपको देना है, उससे वो क्या रहेंगे, वंचित रह जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा कि अगर आप एक शिक्षिका है तो आप ऐसी हरकतें करती हैं तो मतलब बच्चे वंचित रह जाएंगे अपने अवसर से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, देखिए फिर से प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण आपका आ गया। जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उत्तर दे लेंगे। डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। ऑप्शन ए है परिवार आस पड़ोस, बी है धर्म अभिभावक, सी है स्कूल धर्म, डी है परिवार स्कूल। उत्तर बताइएगा। देखिए, जो हमारे समाजीकरण होता है दो तरीके का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक कौन सा होता है हमारा, जब तक बच्चा अपने घर में रहता है तब तक वो प्राथमिक है। जैसे बच्चा बाहर निकलता है वो बच्चा क्या द्वितीयक में चला जाता है। तब उत्तर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए पूछा क्या है, द्वितीयक पूछा है। अब यहाँ पर देखिए परिवार प्राथमिक में आ जाएगा, गलत हो गया। परिवार प्राथमिक में आ गया, गलत हो गया। अब यहाँ पर आइए देखते हैं बी में क्या है। बी में अभिभावक है, बच्चा अभिभावक भी क्या है, उसका प्राथमिक है, ये गलत हो गया। बाकी ऑप्शन नंबर जो सी है स्कूल और धर्म आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा कि स्कूल हमारा द्वितीयक क्या है, समाजीकरण है, और धर्म भी हमारा द्वितीयक समाजीकरण है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। ये ध्यान रखिएगा कि जब तक बच्चा घर में है, अपने अभिभावक से सीख रहा है, माता पिता से सीख रहा है, जब तक घर के बाहर नहीं गया है तब तक वो क्या है, प्राथमिक में है। जैसे घर से बाहर जाता है तब वो द्वितीयक में आ जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? ऑप्शन ए है संवेदी पेशी अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप सभी बता सकते हैं कि जीन पियाजे ने दिया था। तो यही पूछा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो जो बच्चे होते हैं वो जो संरक्षण कर पाते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको सही करिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 3 ऑप्शन देंगे, 3 में से एक आपका है, बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि गुड़ज वैफल्य के जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणितीय संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी है कि पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ मतलब ढकने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए गुणज वैकल्य पूछा है ना, तो ये हमारे गणित से संबंधित आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब बताइएगा आप। हमने बता दिया आपके मैथ से संबंधित है, आप इंग्लिश में पढ़ के भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए आपकी जो SST की क्लासेस है वो 2 दिन से नहीं आ पा रही है, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और मैं कल से SST की भी क्लासेस आपको करवा दूंगी, आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, देखिए गुणज वैकल्य कहाँ था आपके? गणित संबंधी में आता है। तो उस गणित संबंधी आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश क्या करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि आखिर पूछ क्या रहा है। जैसे ही गुणज वैकल्य पूछ दिया तो हमें पता है कि ये कहाँ पर आता है, हमारे गणित संबंधित में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन है कि एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? ऑप्शन ए है स्पर्शिक ग्लोब, बी है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, सी है दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर, डी है आपका ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए अगर दृष्टिबाधित बच्चा है मतलब उसको आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित का मतलब यही है, तो उसमें से ऐसी कौन सी इसमें से सामग्री अगर आपको, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पास कोई बच्चा है उन्हें दिखाई नहीं देता, तो ऐसी कौन सी सामग्री है जो उसके लायक, उसके यूज की ही नहीं है, लाभप्रद ही नहीं है, वो बताना आपको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपके छोटे अक्षर वाली पुस्तकें होती हैं उन्हें अच्छे से दिखेंगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन को बस समझ लिया करिए, उत्तर आप अपने आप दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए कथन है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्योंकि लगाया करिए हमेशा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। जो श्रवण पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करानी चाहिए। क्यों उपलब्ध करानी चाहिए? क्योंकि जो प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प होते हैं वो विभिन्न अधिगमकर्ता की जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप सभी दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? ऑप्शन 1 है अपसारी चिंतन, 2 है अभिसारी चिंतन, 3 है अमूर्त चिंतन की योग्यता, 4 है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी है 1 2 4, ऑप्शन सी है 1 3 4, ऑप्शन डी है 2 3 और 4। उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उत्तर होगा कि जब बच्चा क्या है सृजनात्मक बालक है तो उसमें कौन कौन से गुण मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए बच्चे में अपसारी भी चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन भी होगा, और उसके बाद क्या होगा? अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होगी, ऐसा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा आपका कि इनके पास नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होगी,
अभिसारी चिंतन होगी, अपसारी चिंतन होगी। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, 1, 3 और 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, सी सही होगा, ठीक है। 1 होगा अपसारी होगा, अभिसारी नहीं होगा, ठीक है। 3 होगा अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी, ठीक है। और 4 होगा, ये सही करिएगा, ठीक है। जो अभिसारी चिंतन है मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग उनके अंदर नहीं होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन। ऑप्शन बी है एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। ऑप्शन सी है शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन। ऑप्शन डी है प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। तो देखिए आंतरिक प्रेरणा का जो उदाहरण है, मतलब जब आप अंदर से मोटिवेट होते हैं तो आपको क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। देखिए जब आपको जब अंदर से मोटिवेट करना है, जब हम आपको आपके अंदर जब रुचि रहेगी तभी आप अंदर से क्या होंगे, मोटिवेट रहेंगे। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन ही क्या होगा, आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। न कि अगर माता पिता आपको पीटते हैं तो पीटेंगे तो 2 दिन तक आप सही रहेंगे, फिर उसके बाद अपने ही रूल रेगुलेशन पे आ जाएंगे। हम आपकी प्रशंसा कर देंगे, फिर भी आप 2 दिन तक अपनी प्रशंसा का याद रहेगा, आपको चीज़ें सही करेंगे, फिर 2 दिन बाद फिर अपने तुक ताल पे चलना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम प्रतियोगिता भी जीतते हैं तो 2 दिन के लिए हमें मोटिवेशन रहता है, फिर हम अपनी लाइन पर आ जाते हैं। तो हमारे अंदर से अगर रुचि है तो हमारी आंतरिक प्रेरणा बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि ये जानकारियां किस स्मृति में संगठित होती हैं। आइए देखते हैं आगे क्या कौन सी जानकारियां कह रहा है। एक है कि बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया। 2 है धुले कपड़ों की तह करने की प्रक्रिया। 3 है कि 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ऑप्शन ए है अल्प अवधि स्मृति। बी है दीर्घ अवधि स्मृति। सी है संवेदिक। डी है आपका कार्यकारी। उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए यहां पर आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि दीर्घ अवधि स्मृति जो होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है वो हमारा क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं कि ऑप्शन बहुत बड़ा है, दिखेगा नहीं अगर मैं 4 ऑप्शन दिखा दूंगी, ठीक है। 3 में से आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। त्रुटि को समझने के लिए सही नहीं है। यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी है कि शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। ऑप्शन सी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए यहां पर क्या है कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। कैसे सही होगा कि जो ये कक्षा है छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। त्रुटियां ऐसा मदद नहीं करती हैं कि ग्रेड निर्धारित करे या कुछ भी, कि नहीं हम बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसे हम सी ग्रेड देंगे, बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसे डी ग्रेड देंगे, ऐसा नहीं है। जो त्रुटियां हैं वो अवधारणात्मक और समझ को अवगत कराती हैं, और जो अधिगम की प्रक्रिया है, जैसे कि बच्चा जितना त्रुटि कर रहा है उतना अच्छी तरीके से बच्चे सीखता है। त्रुटि को हम कभी भी निगेटिव पॉइंट में नहीं लेंगे। त्रुटियां हमारा हमेशा बच्चा त्रुटियों को हमेशा पॉजिटिव पॉइंट में लेंगे, क्योंकि बच्चा त्रुटियों से ही सीखता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब त्रुटि वाला क्वेश्चन आता है तो आप सभी क्या करते हैं, जो निगेटिव मिलता है उस पर टिक कर देंगे, ऐसा नहीं करना आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 है कि किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। ऑप्शन ए है आंतरिक अभिप्रेरणा। बी है गुण विषयक अभिप्रेरणा। सी है बाह्य अभिप्रेरणा। डी है आपका स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए क्या पूछा है कि आनंदमय और संतोषजनक, तो जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो आनंदमय और संतोषजनक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा 21 का। चलिए 22 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि भाषा एवं विचार पर लेवागस्की क्या सुझाते हैं। ऑप्शन ए है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। ऑप्शन सी है कि भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है कि संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है।
उत्तर बताइएगा 22 का। देखिए, भाषा एवं विचार पर लेवागिस्की क्या सुझाते हैं? लेवागिस्की कहते हैं कि जो भाषा और संज्ञानात्मक विकास है वो जो भाषा है वो क्या करती है कि हमारे संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है, लैंग्वेज क्या करती है? संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बाकी ये भाषा को संज्ञानात्मक विकास भाषा को नहीं करेगी, भाषा संज्ञानात्मक विकास को करेगी, ये याद रखिएगा। देखिए उल्टा दे दिया है तो आप क्या करेंगे, इधर उधर करके क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, भाषा संज्ञानात्मक को करेगी, ना कि संज्ञानात्मक भाषा को करेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पर आते हैं। 23 में आपका है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, ऑप्शन सी है लगातार अभ्यास और दोहरा कर, ऑप्शन डी है केवल अनुकरण द्वारा। तो उत्तर बताइएगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही होगा कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ठीक है, आइए चलते हैं 24 पर। क्वेश्चन 24 में आपसे कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी है रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी है कि शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। उत्तर बताइएगा क्या होगा? देखिए, सार्थक अधिगम को सुसाध्य क्या करेगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। तो जो सुसाध्य करेगा सार्थक अधिगम को, वो एक समस्या पर विविध तरीके से अगर हम विचार करेंगे और विचार के लिए हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो यही करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करिएगा, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत होंगे। देखिए रट्टा मारना हमारा क्या है, निगेटिव। क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉजिटिव पूछा है, उत्तर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ रट्टा मारना निगेटिव हो गया और श्यामपट्ट पर लिख के नकल करना भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। और संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा, संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा नहीं करेंगे हम, संदर्भित अधिगम को बढ़ावा कर सकते लेकिन संदर्भ रहित को नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25 पर। 25 में कहा गया कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है शर्म की, बी है गुस्सा की, सी है गर्व की, डी है उत्कंठा की, क्या दिया है, उत्कंठा की। ठीक है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं एंजाइटी कर सकते हैं। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा, गर्व की। यहाँ पर अगर विद्यार्थी अपने कार्य में सफलता, अगर आप एक विद्यार्थी हैं अपने कार्य में सफल हो रहे हैं और आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं, मतलब अंदर से आपकी जो भावनाएं आती हैं, तो आपको क्या होता है, गर्व महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा 25 का। चलिए 26 पर चलते हैं। 26 में है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए है यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, ऑप्शन बी है यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, ऑप्शन सी है कि यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, ऑप्शन डी है कि यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए यह अधिगम को क्या करता है कि अधिक प्रभावशाली बनाता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। आगे चलते हैं 26 के बाद 27 पर। 27 में कहा गया आपसे कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थी को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके विकास को सुगम बना रहा है? ऑप्शन ए है घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन बी है प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, ऑप्शन सी है अधिसंज्ञान, ऑप्शन डी है रटकर याद रखना। 27 का उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, अधिसंज्ञान कर रहा है। ठीक है, मेटाकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा।
आगे चलते हैं 28 पर। 28 में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? ऑप्शन ए है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, ऑप्शन बी है वेधन और बार बार अभ्यास, ऑप्शन सी है सामग्री को रटकर याद करना, ऑप्शन डी है उत्तेजना या प्रतिक्रिया संघ। उत्तर दीजिएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है। देखिए वेधन हमारा नेगेटिव चला जाएगा, उत्तर पॉजिटिव पूछा है तो उत्तर क्वेश्चन पॉजिटिव है, उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। वेधन हमारा क्या है, नेगेटिव है। रट कर याद करना हमारा नेगेटिव है। उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ हमारा नेगेटिव है। बचा क्या हमारा एक सक्रिय हमारा कहाँ जाता है, पॉजिटिव में जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए 29 पर चलते हैं। 29 में क्या कहा गया आपसे, चलिए किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थी को भ्रमित करें। क्या आप ऐसा करेंगे कि समस्या का हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद आपको करना है, बच्चा समस्या में है, आपको उसकी मदद करना है और आप एक शिक्षक हैं, तो क्या आप ऐसा करेंगे बच्चे को भ्रमित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे आप बच्चे को भ्रमित। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि उन्हें नकल करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा निगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं कि जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। क्या लगता है आपको? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन तो सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा कि ऐसे संकेत दीजिए जो प्रासंगिक स्कीमा को सक्रिय करें। सक्रिय हमारा क्या है, पॉजिटिव है। उत्तर हमारा क्या पूछा था, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा था, तो हमारा उत्तर भी क्या होगा, पॉजिटिव वाला ही सही होगा। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही करिए। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन बी है अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, ऑप्शन सी है विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, ऑप्शन डी है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। देखिए अगर समावेशी शिक्षा है तो इसमें से कौन सहायक है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही होगा कि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास जो है वो सहायक होगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए कि आपने 30 में से कितना नंबर पाया है। अगर आप 10 नंबर भी पाते हैं तो प्लीज़ आप सभी कमेंट किया करिए। अगर आप 10 नंबर पाते हैं तो उसका हम ट्रिक बताएंगे कि आपको और नंबर आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो आप अपना ये मत सोचा करिए कि हम कम नंबर पाए हैं तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप ये भी कमेंट करके बताया करिए। और जो बच्चे पुराने वो हमें सपोर्ट करते हैं, बाकी जो बच्चे नए हैं वो अगर बच्चे चैनल पर नए हैं तो वो क्या करें, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और देखिए आपके जितने भी जो भी आपके सोशल मीडिया है, आप वीडियो को वहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।